जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज मैं आप लोगों को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जीवनी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जवाहरलाल देश की आत्मा थे। उन्होंने कहा था, मुझे मेरे देश की जनता ने, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों ने इतना प्रेम और इतनी मोहब्बत दी है कि चाहे मैं जितना कुछ करूं वह उसके छोटे से हिस्से का बदला नहीं हो सकता। दोस्तों, सच तो यह है कि इसके बदले कुछ देना नामुमकिन नहीं है। इस दुनिया में बहुत से लोग जिनको अच्छा समझकर, बड़ा मानकर उनका आदर किया गया, पूजा किया गया, लेकिन भारत के लोगों ने छोटे से बड़े, अमीर और गरीब सबको के बहनों और भाइयों ने मुझे जितना प्यार दिया उसका बयान करना मेरे लिए मुश्किल है और जिससे मैं दब गया हूँ। दोस्तों, इस बात से पता चलता है कि जिसने यह बात कही है वह कितना बड़ा होगा। इतना प्रेम संसार के इतिहास में शायद ही बहुत थोड़े लोगों को जनता से मिला हो। यह बात जवाहरलाल ने कही है, इसमें संदेह नहीं कि वह संसार की जनसंख्या के 7वें हिस्से का जनता के दिलों पर लगभग आधी शताब्दी तक छाए रहे, या यो कहे कि उसमें बेताज बादशाह बने रहे। भारत के स्वाधीनता संग्राम के समय संभवतः सबसे अधिक ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया जो वास्तव में महान थे, जैसे गांधी जी। दोस्तों, गांधी जी का जीवन भारतीय इतिहास का ऐसा भाग है जो उससे अलग ही नहीं सकता। इसी तरह नेहरू का जीवन विशेष रूप से स्वाधीनता प्राप्ति के बाद का काल ऐसा है जो किसी के चाहने पर भी भारतीय इतिहास से पृथक हो ही नहीं सकता। वह जीवन इतना व्यापक है कि चांदनी रात और छोरहीन चंदोब की तरह भारतीय आकाश पर छाया हुआ है। किसी का निजी जीवन हो तो उसका जीवन वृत्त 10-5 पन्नों में संक्षेप में दिया जा सकता है, परंतु जवाहरलाल जी की पत्नी कमला का देहांत हो जाने के बाद उनका अपना तो कुछ रहा ही नहीं। जो कुछ था वह सब जनता का था और जनता का ही इतिहास या जीवन हो सकता है, उससे कम क्या हो सकता है। दोस्तों, जवाहरलाल जी का कहना था कि उनके पिता मोतीलाल नेहरू मजहबी आदमी नहीं होते। उन्हें बहुत से पुराने रिवाज पसंद नहीं थे। उन्होंने उन्हें तोड़ा और बिरादरी से निकाल दिए गए। उन्हें पढ़ने लिखने की बजाय खेल कूद का बहुत शौक था, पर वह पढ़ाई में होशियार थे। एक बार वो BA की परीक्षा में बैठे, पहला पर्चा दिया पर समझा कि अच्छा नहीं हुआ, इसीलिए बाकी पर्चे किए ही नहीं और ताजमहल की तरह की सैर करने चले गए। वह पर्चा ठीक हुआ था, इसीलिए अन्य पर्चे में न बैठने के लिए अध्यापक उन पर बिगड़ा। ऐसे विद्रोही पिता के घर जवाहरलाल का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। हर अच्छा बेटा अपने माता पिता का आदर करता है। दोस्तों, नेहरू जी ने अपने पिता के बारे में कहा, वह इरादे के बड़े पक्के आदमी थे। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं उन्हें बल, साहस और होशियारी की मूर्ति समझता हूँ। दूसरों के मुकाबले उन्हें बहुत ही बढ़ा चढ़ा पाता था। मैं अपने दिल के मसूबे को बांधा करता था कि बड़ा होने पर पिताजी की तरह होऊंगा। दोस्तों, जवाहरलाल जी के चाचा आनंदलाल जी की तरह मोतीलाल जी की वकालत भी खूब चमकी। उन्होंने खूब पैसा कमाया और खूब शान से रहने लगे। इलाहाबाद में के बड़ी कोठी खरीदी और उसे नए सिरे से बनवाया। सारा परिवार उसमें रहने लगा। उसका नाम है आनंद भवन। इलाहाबाद का नाम हमारे देश के सभी आदमी जानते हैं, क्योंकि यहाँ देश की 3 नदियाँ मिलती है, उनका संगम होता है। यह दृश्य जवाहरलाल नेहरू जीवन भर नहीं भूले। नेहरू जी ने लिखा है, जहाँ मैंने बचपन बिताया वहाँ हमेशा से ही मैंने गंगा को देखा। मेरे दिल में गंगा के लिए हमेशा मोहब्बत रही है।
दोस्तों बालक जवाहरलाल 11 वर्ष की आयु तक इकलौते रहे। दूसरी 2 बहनें स्वरूप और कृष्णा बाद में पैदा हुई। इतने में दिनों में माँ बाप का सारा दुलार जवाहरलाल को मिला। शाम के वक्त बहुत से मित्र जवाहर के पिता से मिलने आते थे। वे लोग खूब गप्पे हाँकते, खूब हंसते, घर हंसी से भर देते। पिताजी खूब हंसते, उनकी हंसी एक मशहूर बात हो गई थी। बालक जवाहर पर्दे की ओट से उन्हें झांकते थे, यह जानने की कोशिश करते थे कि ये बड़े लोग क्या बात करते हैं। मोतीलाल जी कभी कभी गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाते थे। एक बार जवाहरलाल जी की पिटाई हो गई। बाद में शरीर पर क्रीम और मरहम लगाए गए। जवाहरलाल जी के जीवन में 15वीं बहार आई तो दिल में अंग्रेजी रहन सहन के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। अब तक जवाहरलाल की पढ़ाई घर पर ही हुई थी। पहले अंग्रेजी दवाइयाँ रखी गई, वे उन्हें उठना बैठना सिखाती और घुमाती। बाद में दूसरे अध्यापक आए। 10 वर्ष की उम्र में ब्रूक्स नाम के अंग्रेज उन्हें पढ़ाने के लिए रखे गए। वह अंग्रेजी पढ़ाते, एक पंडित जी संस्कृत पढ़ाते थे। पिताजी के मुंशी मुबारक अली से बालक जवाहर घंटों कहानियाँ सुनता। मुंशी जी गद्दर की कहानियाँ सुनाते, घर की बड़ी औरतें रामायण महाभारत और पुराणों की कहानियाँ सुनाती थी। उन दिनों जवाहर के दिल में नई उमंग और विचार उठने लगे थे। इन दिनों वह अखबार भी पढ़ने लगे थे, चचेरे भाइयों की बातें भी सुनते। अफ्रीका के कुछ लोगों ने आज़ाद होने का यत्न किया। उन्होंने आज़ाद की लड़ाई शुरू की। खबरें अखबारों में छपने लगी। दोस्तों जवाहरलाल ने सोचा, हम लोगों अंग्रेजों के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते, क्यों नहीं अपने देश को आज़ाद करवाते, क्यों नहीं उनको यहाँ से भगा देते। किशोर जवाहर सोचता मैं भी अपने देश को आज़ाद करवाऊंगा, मैं भी अपने देश को अंग्रेजों के अत्याचारों से छुट्टी दिलवाऊंगा। नेहरू जी का कहना था कि मुझे सदा इनकलाब में दिलचस्पी रही है। उनके दिल में देश को आज़ाद करवाने के विचार पनपे। वह बहादुरी की बड़ी बातें सोचते। इन्हीं दिनों जवाहरलाल अपने पिताजी के साथ इंग्लैंड गए। माताजी और बहन स्वरूप भी साथ थी। दोस्तों मई 1905 को वे लोग लंदन पहुंचे। मोतीलाल जी ने लंदन का प्रसिद्ध हेरो स्कूल देखा। स्कूल पसंद आया। वह अपने जवाहर को ऐसे विद्यालय में पढ़ाना चाहते थे, सो उन्हें वहां पढ़ने के लिए भर्ती करवा दिया। परिवार के लोग यूरोप घूमने चले गए। वहां से वे भारत लौट आए। जवाहरलाल को अकेलापन महसूस होने लगा। सब आदमी नए थे। घर की याद आती थी, माँ बाप का प्यार याद आता था। पर कुछ दिन बाद स्कूल में और खेलों में मन लगाने लगा। नए साथियों से भी जान पहचान हो गई। दोस्तों 10 साल बाद इंग्लैंड के प्रसिद्ध कैम्ब्रिज कॉलेज में पढ़ने लगे। यहाँ आकर उन्हें प्रसन्नता हुई। कैम्ब्रिज में 3 साल रहे। कैम्ब्रिज की शिक्षा पूरी करके बैरिस्टर बनने के लिए वह कानून पढ़ने लगे। 2 वर्ष कानून पढ़ा और बैरिस्टर बनकर भारत आए। हिंदुस्तान में आने के बाद उनका मन कुछ उखड़ा सा रहता। वकालत शुरू की पर अदालत, क्लब, दोस्त और प्रतिदिन के कामों में मन न लगता। उस समय तिलक आदि जोशीले गर्म दल के नेता जेलों में बंद थे। जवाहर चाहते थे कि देश की आज़ादी का काम और तेजी से चले। दोस्तों जवाहरलाल 1916 में पहली बार गांधी जी से मिले। वह गांधी जी के कामों के बारे में पहले ही पढ़ और सुन चुके थे और उनकी तारीफ करते थे। उसके बाद तो अंग्रेजों ने नए नए कानून बनाए जो देश को अपमानित करने वाले थे, जिनके खिलाफ नेताओं ने अपने विरोध प्रकट किया। उस तरह आज़ादी की लड़ाई तेज होती गई और लोगों को जेल में ठूंसा जाने लगा। जल्द ही हम आपको नेहरू की नीति में प्रवेश लेने से लेकर उनके प्रधानमंत्री बनने तक के सफ़र के बारे में बताएंगे। दोस्तों 1916 में नेहरू जी का विवाह दिल्ली में कमला जी से बहुत ही धूमधाम से हुआ। उस समय सारा परिवार राजनीति में हिस्सा ले रहा था और कमला जी का स्वास्थ्य ठीक न रहता था, पर नेहरू जी गांधी जी के आदेशों के अनुसार आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेते रहे।
कई बार जेल गए, बरसों जेल में बिताए। आज़ादी की लड़ाई के इन लंबे सालों में नेहरू जी दूसरे नेताओं ने, बल्कि यो कहिए कि देश की जनता ने अनेक कष्ट सहे, मारे सही, जुल्म सहे, और आखिर वह दिन आया जब देश आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी की घोषणा सन 1929 की लाहौर कांग्रेस में 26 जनवरी को की गई थी। नेहरू जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। गांधी जी की देश की आज़ादी की लड़ाई के प्राण थे तो जवाहरलाल उसकी आशा। गुरुदेव रविंद्र कहा करते थे, जवाहरलाल साहसी है, वह अपनी बात के पक्के हैं, वह घबराते नहीं, दृढ़ निश्चय करके उसे बदलते नहीं, वह सबसे प्यारे बनेंगे, वह देश के सबसे बड़े नेता बनेंगे। गांधी जी कहा करते थे, मेरे मरने के बाद जवाहरलाल मेरा काम संभालेंगे, मेरे असली वारिस होंगे। दोस्तों, आज़ादी के बाद देश के बागडोर उनके हाथों में रही। उन्होंने देश में लोकतंत्र की नींव रखी, उसे दृढ़ बनाया। उन्होंने सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए राजनीतिक से धर्म को अलग किया, संसार झगड़ों को दूर करने के लिए यत्न किए और किसी गुट में शामिल नहीं हुए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उन्होंने पंचशील की नीति का प्रचार किया। नेहरू जी ने अपनी जीवनी में लिखा, जीवन के बारे में बड़े पुरस्कार निराश, कठोर व्यवहार और जुदाई के बाद ही मिलते हैं। ठीक है, कठिनाइयों के बाद आज़ादी मिली, पर हमें इसकी रक्षा के लिए और कई मुसीबत उठानी पड़ी। बेशक आज़ादी अनेक कष्टों के बाद मिली, अंग्रेजों के कारण अनेक कष्ट सहने पड़े, परंतु फिर भी उन्हें अंग्रेजों से शत्रुता नहीं थी। विश्वविख्यात दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आज़ादी के बाद नेहरू जी के दिल में उस राष्ट्र के प्रति रत्ती भर भी द्वेष और कुदवाहट नहीं थी जिसने उनके देश को गुलाम बनाकर रखा था और उन्हें कैद किया था। नेहरू जी देश को आज़ाद कराने के बाद भी चैन से नहीं बैठे, क्योंकि देश को ऊंचा लाने का सबसे बड़ा काम तो अभी बाकी था। इस काम को उन्होंने सच्ची लगन और दूरदृष्टता से किया। देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी उनके सामने थी। इसके हल के लिए और देश को संवारने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। इससे भारत में नए युग का पदार्पण हुआ। नेहरू जी ने इस काम में देश का मार्गदर्शन किया। नए नए कारखाने, बड़े बड़े पन बिजली घर, बांध और सार्वजनिक विकास की योजनाएं बनी। नेहरू ही ने इस काम में कड़ी मेहनत की। नेहरू जी के प्रसिद्ध लेखक और विचारक भी थे। उनकी चर्चित पुस्तकें हैं, विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज, पिता के पत्र पुत्री के नाम। नेहरू जी विश्व शांति के पक्षधर थे। 1962 में कम्युनिस्ट चीन जैसे मित्र देश द्वारा भारत पर अप्रत्याशित आक्रमण से उनको बहुत दुख पहुंचा। आज़ादी के बाद 20-22 वर्षों में नेहरू जी जनता के दिलों के और करीब हो गए। वो सबके प्यारे बन गए, परंतु 27 मई 1964 को जुदाई की दुखद घड़ी आई और नेहरू जी सारे राष्ट्र के अकेला छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। भारतवासी उनके निधन के बाद भी उन्हें नहीं भूले। उनसे लोगों ने कितनी मोहब्बत की, इसका जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा है, मुझे मेरे देश की जनता ने, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों ने इतना प्रेम और मोहब्बत दी है, चाहे जितना कुछ करूँ वो उनके छोटे से हिस्से का बदला नहीं हो सकता। सच तो यह है कि प्रेम इतनी कीमती चीज़ है कि इसके बदले कुछ देना नामुमकिन नहीं। उन्हें इस देश के लोगों से ही नहीं बल्कि इस देश की पवित्र मिट्टी और गंगा यमुना से भी प्यार था। तभी वो वसीयत में नेहरू जी ने इच्छा प्रकट करते हुए लिखा था, जब मैं मर जाऊं तो मेरी अस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाए, इनमें से मुट्ठी भर गंगा में डाल दी जाए। इसके पीछे मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। मुझे बचपन से गंगा और यमुना से लगाव रहा है और जैसे जैसे बड़ा हुआ यह लगाव बढ़ता गया। मेरी भस्म के बाकी हिस्सों का क्या किया जाए, मैं चाहता हूँ उसे हवाई जहाज़ में ऊंचाई पर ले जाकर बिखोर दिया जाए।
उन खेतों पर जहां भारत के किसान मेहनत करते हैं ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल जाए और उसी का अंग बन जाए। दोस्तों, आज भारत और नेहरू दो अलग चीज़ नहीं, उन्हें कौन पृथक कर सकता है। वह घुल मिलकर एकाकार हो गए हैं। भारत के इस अमूल्य रत्न को सन 1955 में भारत रत्न से विभूषित करना वस्तुतः इस अलंकार को ही शोभा बढ़ाना है। जिस व्यक्ति के हाथों में 18 वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर रही, जिसने इस प्राचीन देश को नया रूप दिया, नए कामों की नींव डाली, वो नीतियों को नई दिशा दी, वह व्यक्ति भारत रत्न तो था ही, परंतु जिसने संसार भर से तनाव दूर करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी, क्या वह एक देश की सीमाओं से बांधा रह सकता है? वस्तुतः वह तो विश्व वंद्य और विश्व रत्न हैं। दोस्तों, ये बायोग्राफी आपको अच्छी लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत का अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। धन्यवाद।